नमस्कार फ्रेंड्स। मैं उत्पल पंड्या, आपका इंग्लिश गुरु हाजिर हूँ हॉर्नबिल का चैप्टर 2 लेकर, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। जी हाँ, इसके दो राइटर्स हैं। पहले का नाम है गॉर्डन कुक और दूसरे का नाम है एलन ईस्ट। ये कहानी का मेन कैरेक्टर है एक ब्रिटिश सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसकी उम्र 37 ईयर्स है। उसकी पत्नी का नाम है मैरी। उसकी एक बच्ची है जिसका नाम है सुजैन, वो 7 ईयर्स ओल्ड है। और उसका एक लड़का है जिसका नाम है जोनाथन, वो 6 साल का है। ये लोग 30 सालों से एक प्लान बना रहे थे कि ये लोग यानी कि मैरी और उसका हस्बैंड, कि हम एक समुद्री वॉयज करेंगे जिसको 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। वर्ल्ड टूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक बोट बनवाई थी, लकड़ी की वुडन हल, बेहद ही सुंदर, बेहद ही टिकाऊ, जिसका नाम था वेव वॉकर। वो 23 मीटर लंबी और 30 टन वजनी थी। वो इस बोट को लेकर ब्रिटिश वाटर्स में काफ़ी बार मुश्किल हालातों में वॉयज करने निकले थे, वो देखने के लिए कि मुश्किल परिस्थितियों में वो टिक पाते हैं या बोट किस हद तक इसका साथ निभा पाती है। 16 साल प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब हम सी वॉयज पे जाएंगे। तब जोनाथन 6 साल का और सुजैन 7 साल की थी। ये चार लोग जुलाई के महीने में 1976 में अपना ब्रिटिश वाटर से, जो उनका सिटी था प्लायमाउथ, वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक? पहले वो पहुँचेंगे केप टाउन में। अब केप टाउन तक ये चार लोगों की जो जर्नी थी वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से गुजर गई, जो कि 1 लाख किलोमीटर के आसपास की थी। जब वो केप टाउन पहुंचे, उन्होंने सोचा कि हाँ, अब वो साउदर्न इंडियन ओशन में जाने वाले हैं और वो तूफानी समुद्र माना जाता है। वहाँ के हालात आरामदायक या खुशनुमा नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने साथ 2 क्रू मेंबर ऐड कर लिए। एक का नाम था लैरी विजिल, जो कि अमेरिकन था। दूसरे का नाम था हर्ब सेलर, जो कि स्विट्जरलैंड का था। ये दोनों इंसान बोट पे काम करने के अनुभवी थे, अच्छे चालक भी थे। वो दोनों को लेकर अब उनकी यात्रा आगे बढ़ने वाली थी, यानी कि अब इस बोट में 6 लोग सफ़र करने वाले थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सब एक एक करके मुश्किलात आती गई। सबसे पहले तो तेज हवाएं चलने लगी। कैप्टन बताते हैं कि उनको ये तेज हवाओं का डर नहीं था, लेकिन समुद्र से उठने वाली जो हाई राइज वेव थी, उनसे उनको जरूर खतरा था, क्योंकि ब्रिटिश वाटर्स में इतनी हाई राइजिंग वेव्स नहीं आती थी। जैसे तैसे करके वो 8 नॉट्स की स्पीड से आगे बढ़ते गए, लेकिन हवाएं 40 नॉट की स्पीड से आ रही थी। अब सोचिए कितनी ज़्यादा तेज हवाएं चलती होगी। फिर भी उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। अब आगे बढ़ते हुए ऐसा हुआ कि 15 मीटर ऊंची वेव्स बढ़ने लगी। एक के बाद एक वेव्स उनकी बोट की तरफ आने लगी, और बोट जैसे कि हवा में तैरती हो वैसे पानी में तैरने लगी। लेकिन एक जाइगेंटिक वेव आया और बोट से जाके टकराया। कहाँ पे टकराया? बोट की राइट साइड पे, जिसको हम बोलते हैं स्टारबोर्ड एरिया। अब वो तेज जो वेव थी वो इतनी जोर से टकराई कि बोट राइट साइड के थोड़ी अंदर की तरफ टूट के झुक गई, मुड़ गई। अब ये नुकसान काफ़ी था। बोट को वेव टकराने से बोट का सामान इधर उधर फैल गया, जो कि काफ़ी डेंजरस था। बोट में धीरे धीरे से पानी भरने लगा, क्योंकि कई सारी जगहों पे लीकेज हो गया था। कैप्टन और 2 जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने वो बोट को रिपेयर करने की काफ़ी कोशिश की। जैसे तैसे करके कैप्टन अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं। वहाँ पे देखा कि सुजैन को सर पे काफ़ी गहरी चोट आई थी। उसकी दोनों आंखें सूज गई थी, डार्क पड़ गई थी। और उसका जो बच्चा था, कैप्टन का जो बच्चा था, उसका नाम था जोनाथन, वो भी बुरी तरह से इंजर्ड था।
लेकिन दोनों अपने डैडी को बताते हैं कि डोंट वरी, वी आर सेफ, वी आर हैप्पी। यहां तक कि मैरी ने भी अपनी इंजरीज के बारे में अपने पति को नहीं बताया। ये तीनों लोग मुश्किलों को बढ़ाना नहीं चाहते थे। ऑल ऑफ देम आर ब्रेव। अब कैप्टन वापिस स्टीयरिंग व्हील पे आ जाते हैं और जैसे तैसे करके बोट को आगे बढ़ाने लगते हैं। बोट में पानी भर चुका था। जो इलेक्ट्रिक पंप्स थे जो कि पानी को बाहर फेंकने के लिए काम में लाए जाते थे, वो अब शॉर्ट सर्किट होकर बंद हो गए थे। कैप्टन को ध्यान आया कि एक और एक्स्ट्रा पंप था जो कि स्टोर रूम में पड़ा था। वो जल्दी से जाके लेके आए, उसको चालू किया और वो पानी बाहर फेंकने लगा। उन्होंने देखा कि जो दो क्रू मैन थे वो भी पागलों की तरह पानी को बाहर फेंकने में लगे हुए थे। अब सभी लोग काम पे लग गए थे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उनकी मुश्किलें बढ़ती गई। अब हवाएं रुक गई। ऐसा लगा कैप्टन को कि एक बड़ा सा काला बादल उनकी बोट के ऊपर आ गया है। लेकिन वो बोट पे आया हुआ बादल नहीं था, एक बड़ी सी वेव थी। वो बोट पे इस तरह टकराई कि जो कैप्टन था वो स्टीयरिंग व्हील से उछलकर जो सेल था, मेन मास्ट के साइड में लगा हुआ जो बूम होता है, लकड़ी का जो खंभा होता है, उससे टकरा के पानी में गिर गया। इन सभी लोगों ने तूफान से पहले अपनी जान कैसे बचाए उसकी प्रैक्टिस की थी और उस दौरान सभी लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट्स भी पहने थे। फिर भी कैप्टन पानी के अंदर चले गए। उनको लगा कि अभी उनकी बचने की कोई आशा नहीं है। लेकिन अचानक उनका सिर पानी से बाहर आ गया। वो सोचने लगे कि जल्दी से मैं जाकर बोट रेल पकड़ के बोट पे वापस चढ़ जाऊंगा। लेकिन वो वेव जो था वो इस तरह से टकराया था कि बोट पानी में उल्टी हो गई थी। अब वो बोट जो थी वो डूबने वाली थी। अब क्या होता है कि एक दूसरी वेव आई और बोट को इस तरह उछाला कि बोट वापस सीधी हो गई। जल्दी से कैप्टन तैर के बोट पे चढ़ जाते हैं और वो देखते हैं कि बोट का इंजन भी अब खराब हो चुका है। उन्होंने बोट को सेल की मदद से आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब वो जानते थे कि ऐसी टूटी हुई बोट में तो वो कतई ऑस्ट्रेलिया तक का सफर तय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सोचा कि अब जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने का एक ही उपाय था और वो था अगर वो किस भी तरह से वहां पे जो आइलैंड्स थे, छोटे छोटे दो आइलैंड्स थे, वहां पे पहुंच जाए तो ही वो सब अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन वो काफी मुश्किल था। पिछले कई दिनों से लगातार काम करने की वजह से कैप्टन थक चुके थे। उन्होंने दो क्रूमैन में से एक को स्टीयरिंग व्हील सौंपा और वो रेस्ट करने चले गए। वो सोचते थे कि तकरीबन शाम के 5 बजे तक वो आइलैंड के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए, जब उनकी आंख खुली तब शाम के 6 बज चुके थे। उस दौरान पहले दूसरी बार वो जब अपने बच्चों को मिलने गए, जब उनको लगा था कि अब बचना नामुमकिन सा है, तब जोनाथन उनको पूछता है कि डैडी, आर वी गोइंग टू डाई? इस क्वेश्चन का कैप्टन के पास कोई आंसर नहीं था। वो चुपचाप खड़े रहे। लेकिन जोनाथन फिर से बोलता है कि डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सब जुड़े रहे, एक साथ रहे, तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता। ये बात सुनकर कैप्टन को एक हौसला मिलता है। वो सोचते हैं कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, सब लोगों की जान बचाना मेरी जिम्मेवारी है और मैं ये करके रहूंगा। वो जल्दी से स्टीयरिंग व्हील पे आ गए और बोट को आगे चलाने लगे। फिर वो वाक्य आया जो मैंने पहले बताया था। 2 बजे सोने गए और 6 बजे वो उठ गए। लेकिन वो काफी निराश हो गए क्योंकि उनको लगा कि 6 बज चुके हैं, शाम हो चुकी है और जो आइलैंड की वो राह देख रहे थे वो शायद पीछे छूट गया होगा। इंजन तो बोट का पहले से बंद था। सेल की मदद से वो बोट को वापस मोड़ के आइलैंड पे पहुंच जाए, ये नामुमकिन था। अब उस दौरान उनके 2 बच्चे उनके पास आते हैं और बोलते हैं, डैडी, कैन वी गेट अ हग? कैप्टन बोलते हैं, अब किस वजह से आपको हग चाहिए? बच्चे बोलते हैं, डैडी, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और हाँ, सबसे अच्छे कप्तान भी। कैप्टन सोचने लगा, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? तभी
जोनाथन बोलता है, डैडी आपने आइल एम्स्टर्डम ढूंढ लिया, यानी कि आइल एम्स्टर्डम नाम का जो आइलैंड आप खोज रहे थे वो आपने खोज लिया। कैप्टन भाग के डेक पे आ गए। डेक यानी कि बोट का अगला हिस्सा। और उन्होंने देखा कि हाँ, 65 किलोमीटर वाइड जो आइलैंड था जिसका नाम था आइल एम्स्टर्डम, वो उनके सामने नजर आ रहा था। छोटा था लेकिन बेहद ही खूबसूरत, दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था, क्योंकि इस आइलैंड पे पहुंचने के बाद इन लोगों की जान जो बचने वाली थी। अब ये एक साइंटिफिक बेस था। यहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते थे। यहाँ पे इस आइलैंड पे 28 साइंटिस्ट रहा करते थे। वो लोग ने देखा कि एक टूटी फूटी बोट उनकी तरफ आ रही है, वो भी जल्दी से इनकी मदद करने के लिए वहां पहुंच गए। ऑफशोर इन लोगों ने बोट को रोका और सभी लोगों को मदद करके अपने आइलैंड पे ले आए। तब जाके ये कैप्टन और उनकी फैमिली और 2 क्रूमैन की जान में जान आई। कैप्टन को एक अजीब सी शांति मिलती है कि हाँ, जैसे तैसे करके वो सब लोगों की जान बचाने में कामयाब हुए। अब दोस्तों, आगे हम नए वीडियो में लाइन टू लाइन इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।